जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कपड़े पहनने का सऊर सलीका, जिसमें हमें बताया गया था कि हमें कपड़ों को कायदे से पहनना चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके अच्छे तरीके से पहनना चाहिए और मौसम के हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतने कपड़े पहने। बहुत अधिक कपड़े भी नहीं लाद लें, क्योंकि भारत देश की जो जलवायु है वो प्रायः गर्म होती है। तो मौसम के हिसाब से ढीले और ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जिसमें धूप और हवा का आवागमन होता रहे, ताकि त्वचा संबंधी रोग ना हो। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। वेशभूषा का आधार देशीय सभ्यता संस्कृति रहे। वस्त्रों की उपयोगिता मनुष्य को शील युक्त, सभ्य और शालीन दिखने के लिए है। आतपशीत से बचाव की दृष्टि से भी इनका प्रयोग मनुष्य सदियों से करता आ रहा है, किंतु वस्त्रों का चयन स्थान की जलवायु और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए करना ही ठीक रहता है। नहीं तो ये ही वस्त्र फैशन और अंधानुकरण के शिकार बनकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी बन सकते हैं। हर देश की अपनी एक प्रचलित वेशभूषा होती है, जो वहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होती है। हमारे देश की भी अपनी प्रचलित वेशभूषा है। परिधान विशेष पर न जाएं तो सामान्य तौर पर हमारे देश में पहने जाने वाले वस्त्र ढीले ढीले होते थे, जिनमें हवा आसानी से प्रविष्ट हो सकती थी। धोती, कुर्ता, साड़ी, लहंगा आदि ऐसे ही परिधान हैं जो हमारे देश में प्रयुक्त किए जाते रहे हैं और किए जा रहे हैं। इस वेशभूषा को आज के आधुनिक कहे जाने वाले व्यक्ति चाहे दकियानूसी कहें, पर वैज्ञानिक दृष्टि से भारतवासियों के लिए ऐसी ही ढीली ढाली वेशभूषा उपयुक्त ठहरती है, ना कि पैंट कोट आदि। कोट, ओवरकोट और चमड़े आदि के कोट जो हमारे यहाँ की जलवायु के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। पैंट की संगति हमारे देश से सामान्य नागरिक की आर्थिक स्थिति और काम करने के तरीकों के साथ भी बिल्कुल नहीं बैठती है। घर, दुकान, व्यापार, व्यवसाय और कर्मशाला में सभी स्थानों पर पैंट का व्यवहार असुविधाजनक और अनुपयुक्त ही है। हमारे देश में मुश्किल से 1% परिवार ऐसे होंगे जहां भोजन के समय टेबल कुर्सी का प्रयोग किया जाता होगा। बुहारी, सुधारी, मोची का काम, मकान चिनाई, सड़क निर्माण, मजदूरी आदि सभी कामों के हमारे तरीके ऐसे हैं जिनमें पैंट का उपयोग असुविधाजनक होता है। यहाँ तक कि हमारी प्राथमिक पाठशालाओं में भी बच्चों को नीचे ही बैठना पड़ता है। दुकानों में भी अधिकांश दुकानदार तख्ते पर ही बैठकर दुकानदारी करते हैं। ऐसे कार्यों के लिए पैंट का प्रयोग सर्वथा अव्यावहारिक ही होता है। पैंट से मिलता जुलता एक परिधान पाजामा इन दिनों काफी प्रचलन में आया है। यह चौड़ा होने से सुविधाजनक होता है, इसलिए कई लोग इसका प्रयोग करते हैं। वैसे यह न धोती में मिलता है न पैंट का स्थान ही ले सकता है, अतः पजामा सुविधाजनक होते हुए भी समुचित वेशभूषा नहीं माना जा सकता। धोती, कुर्ते और जैकेट को मिलाकर एक प्रॉपर ड्रेस बन जाती है, उसी प्रकार पैंट, कमीज और कोट को प्रॉपर ड्रेस माना जाता है। पर इनमें से धोती या पैंट के स्थान पर पजामे का प्रयोग करने पर वह बात नहीं बनती। हाँ, घरेलू उपयोग के लिए पजामा व्यवहार्य है, पर जहाँ तक बाहर पहनने का सवाल है यह उचित परिधान में नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ पहले सुविधा और उपयोगिता की दृष्टि से पुरुष वर्ग में 2 ही वस्त्र काम में लाते थे, जो उत्तरीया और उद्योग वस्त्र के नाम से जाने जाते थे। इन्हें हम धोती और दुपट्टा कह सकते थे। महिलाओं के लिए भी साड़ी और कंचुकी का प्रयोग होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषों के वस्त्र में सिलाई नाम मात्र को भी नहीं होती थी। महिलाओं के लिए भले ही थोड़ी सिलाई की आवश्यकता होती थी। इन वस्त्रों को व्यक्ति मन चाहे ढंग से पहन सकता था, मौसम के अनुरूप। आज भी धर्म कृत्यों में भाग लेते समय उत्तरीय और अधोवस्त्र को ही पहना जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरंभ में वस्त्र पहनने के पीछे लोगों का क्या दृष्टिकोण था। वे केवल लज्जा ढकने के लिए वस्त्र पहनते थे, पर आज तो फैशन के नाम पर जाने कितने प्रकार के परिधानों का प्रचलन हो गया है, जिनका अनुकरण भी आंख मीच कर हो रहा है। भारतवासियों के लिए टाई बांधने की न तो कोई उपयोगिता है और न कोई आवश्यकता ही है। टाई का प्रयोग पाश्चात्य देशों में धर्म चिन्ह के रूप में तथा सर्दी से बचाव के लिए किया जाता था।
यह दोनों ही परिस्थितियां यहाँ के निवासियों के सामने नहीं हैं। फिर भी अनुकरण है सो चल ही रहा है। पैंट पहनने वालों को खड़े खड़े पेशाब करना पड़ता है, जो हमारे देश में एक बेशर्मी समझी जाती है। पश्चिमी देशों में सब जगह खड़े खड़े पेशाब करने के लिए पेशाब घर बने हुए हैं। वे लोग खड़े खड़े पेशाब ही नहीं करते, उनके शौच जाने का ढंग भी हमारे से भिन्न है। उनके शौच पात्र इस ढंग से बने होते हैं कि वे कुर्सी पर बैठने की तरह उन पर बैठकर मल त्याग करते हैं। जलवायु का अंतर तो है ही, हमारी आदतें और आर्थिक स्थितियों का भी अंतर कम नहीं है। हमारे पाश्चात्य वेशभूषा के अनुकरण का कोई औचित्य हमारी समझ में नहीं आता। जब तक भारत पराधीन था तब तक तो यह बात भी हो सकती थी कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी करने वाले लोगों को उनके ढंग के कपड़े पहनना पड़ता हो, पर अब तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। सौम्यता और शालीनता की दृष्टि से साड़ी ब्लाउज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हुआ है। महिलाओं के लिए यह बहुत ही उपयुक्त और गरिमा युक्त परिधान है। विदेशी फ्रॉक स्कर्ट और अन्य कपड़े इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह ध्यान में रखने की बात है कि जो कपड़ा जितना तंग होगा वह उतना ही जल्दी फटेगा, इससे आर्थिक हानि होगी। इस आर्थिक हानि के साथ स्वास्थ्य हानि भी कम नहीं होगी। शरीर के साथ बंधा रहने वाला कपड़ा रक्त प्रवाह में अवरोध पैदा करता है। इलास्टिक युक्त मोजे का व्यवहार हानिकारक होता है। मोजे और जुराबों की सर्दी में तो कुछ उपयोगिता भी मानी जा सकती है, पर गर्मी में भी मोजे पहने रहना एक प्रकार से फैशन परस्ती ही मानी जाएगी। उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। काम करते समय और घूमने जाने के लिए हाफ पैंट का प्रयोग करना सुविधाजनक है। वेशभूषा के संबंध में जो बात कही जा रही है वह किसी दुराग्रह से प्रेरित होकर नहीं कही जा रही है। हाफ पैंट यद्यपि विदेशी पोशाक है, किंतु उसकी उपयोगिता इन प्रयोजनों के लिए सिद्ध होती है। बच्चों के लिए भी हाफ पैंट सुविधाजनक और उपयोगी है। बच्चों के कपड़े हल्के फुल्के और साधारण हों। बच्चों को लाड़ प्यार से तड़क भड़क वाले रंग बिरंगे या फैशनदार कपड़े पहनाना उनके मन में फैशन के प्रति रुचि जगाना ही होता है। जो माता पिता बचपन में बच्चों को खूब सजा संवार कर रखते हैं, उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं और अपनी उसी आदत के अनुसार जब वही बालक वयस्क होकर नए नए फैशन के कपड़े पहनता है तो उसे टोकते हैं, जबकि यह सब उन्हीं के द्वारा ही आरंभ किया हुआ काम है। आजकल कपड़े पहनने का ढंग कुछ इस प्रकार विकृत होता जा रहा है कि कपड़े पहनने का अर्थ अपनी लज्जा को ढांपने की बजाय अनावृत करना हो गया है। महिलाएं भी फैशन परस्ती और आकर्षक बनने की इस होड़ में पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं। यह बात दूसरी है कि उन्हें इसके लिए प्रेरणा उनके पतियों द्वारा ही मिली हो। युवक युवतियां इस फैशन की दौड़ में सबसे आगे हैं। सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां जिस ढंग के कपड़े पहनते हैं वे उसी ढंग के कपड़े बनवाकर पहनते हैं। अनुकरण बुरा नहीं, अंधानुकरण तो बुरा ही होता है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति के गुण क्षमताएं शक्तियां और योग्यताएं काम में आती हैं, ना कि उसके वस्त्र। हेनरी फोर्ड अमेरिका के चोटी के धनपतियों और उद्योगपतियों में से एक थे, किंतु उनके वस्त्र साधारण ही होते थे। एक बार तो वे कई दिनों तक ऐसा कोट पहनते रहे थे जो एक स्थान पर थोड़ा सा फटा हुआ था। उनके सेक्रेटरी ने उनका ध्यान कोट की ओर दिलाया तो वे बोले, अमेरिका के ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। यदि मैं पुराना कोट भी पहने रहा तो भी वे पहचान लेंगे कि मैं ही हेनरी फोर्ड हूँ। यह कहकर उन्होंने बात टाल दी। कोट की मरम्मत अवश्य करवा ली। कुछ दिन बाद किसी कार्यवश उनका इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम बना, तब भी वे वही कोट पहने थे। उनके सेक्रेटरी ने उनसे फिर कहा, अब तो यह कोट बदल लीजिए। इस पर वे हंसते हुए बोले, वहाँ मुझे कोई जानता तो है नहीं, फिर मुझे कुछ और भी समझ सकता है। साधारण कोट पहने हुए भी वे असाधारण व्यक्ति बने रह सकते थे। हेनरी फोर्ड के इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व वस्त्रों से नहीं व्यक्ति के गुणों से मुखरित होता है। अनुकरण करना ही है तो गुणों का किया जाए। अपने असाधारण व्यक्तित्व और
कर्तव्य से सारे विश्व को प्रभावित करने वाले महात्मा गांधी आधी धोती पहनते और आधी ओढ़ते थे। वस्त्रों से वे विश्व बंध नहीं बने थे। आजकल कोई युवक सकरी मोहरी के पैंट और छींटदार प्रिंट के कमीज पहनकर अपने आप को आधुनिक समझ बैठते हैं, जबकि वस्त्र पहनने से ही कोई आधुनिक और परंपरावादी नहीं हो जाता है। आधुनिकता तो समय के साथ का चलने नाम है। समाज को युगानुरूप परिष्कृत का अधिष्ठान देकर चलने का नाम आधुनिकता है, जो उनके निकट होकर भी नहीं निकली है। वस्त्र सादे हों, स्वच्छ हों, शालीन हों, जिन्हें देखकर किसी के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना उत्पन्न न हो। वस्त्र ढीले ढाले हों, जिससे रोमकूपों को ताजी हवा मिलती रहे, पसीना सूखता रहे, सूर्य की धूप का प्रवेश उनमें होता रहे। सूती कपड़े स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। पसीना सूखने की क्षमता इनमें पर्याप्त मात्रा में होती है। इससे शरीर पर मैल व गंदगी जमने नहीं पाती। आजकल फैशन के नाम पर जो नंगापन चला है, उससे समाज की जो हानि हो रही है, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। कसे कसाए और शरीर के उतार चढ़ाव को दिखाने वाले कपड़े दर्शकों के मन में विकार भी उत्पन्न नहीं करते, वरन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। भड़कीले वस्त्रों से, विशेषकर लाल रंग के वस्त्रों से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। कपड़ों के रंग हल्के चुने जाएं। गहरे रंग के कपड़े मैले नहीं दिखते, उससे गंदे कपड़े ही पहनने में आते रहते हैं। सफ़ेद रंग सबसे अच्छा रहता है। यह रंग ऐसा है जो सभी रंग के व्यक्तियों पर फब जाता है। दिखने में भी सभ्य और शालीन लगता है श्वेत वस्त्रों में आवृत व्यक्ति। वस्त्रों को प्रदर्शन के लिए पहनना हमारी बौद्धिक अक्षमता का ही परिचायक बनता है। तो आज के टॉपिक में हमें ये बताया गया कि हमें जो वस्त्र है वो जलवायु के अनुरूप ढीले ढाले पहनने चाहिए, और वो सभ्यता का भी प्रतीक है, हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। तो हम ऐसे वस्त्र पहने जो शालीन भी हों, सभ्यता के अनुरूप हों, और हम कोशिश करें कि ऐसे कपड़े के वस्त्र पहने जो हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए अच्छे हैं। जैसे सूती कपड़े अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें पसीना सूखने की क्षमता होती है। बहुत अधिक भड़कीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो गंदे तो नहीं पता चलते हैं, लेकिन हम फिर गंदे कपड़े ही पहनते रहते हैं। इसलिए हल्के रंग के कपड़े अच्छे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।